फ्रेंड्स, आज फिर से मैं जो पिछला चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ह्यूमन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके आगे आज पादपों में समन्वय का टॉपिक लेकर आई हूँ, उसके बारे में पढ़ाने आई हूँ। तो इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स जिसपे हम लोगों ने डिस्कशन किया था उसमें हम लोगों ने जाना कि कोई भी जो जीव होता है तो उनके शरीर में क्रियाओं के नियंत्रण एवं समन्वय के लिए एक स्पेशल सिस्टम होता है, एक तंत्र होता है जिसको कि तंत्रिका तंत्र कहते हैं, जो उनके सिस्टम को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी कि नियंत्रित और समन्वयित करता है। लेकिन पौधों में इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होता है। पौधों में न तो तंत्रिका कोशिका होती है, न तंत्रिका तंत्र होता है और न ही पेशी कोशिकाएं होती है। क्योंकि इसके पहले जब हम लोगों ने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा तो उसमें हम लोगों ने जाना कि सूचनाओं के संवहन के लिए तंत्रिका तंत्र का होना आवश्यक है, पेशी तंत्र का होना आवश्यक है, जबकि पौधों में ये सब कुछ मौजूद नहीं होता। तो फिर आखिर पादपों में समन्वय होता कैसे है, किस तरह से कोऑर्डिनेट होता है? मतलब मूवमेंट तो हमको पौधों में भी नजर आता है। जैसे कि अगर लाजवंती छुई मुई के पौधों को आप छू दें तो आप देखेंगे कि वो पौधा सिकुड़ के सरमाए हुए सा मुरझा जाता है। उसके बाद पौधे जो होते हैं प्रकाश की ओर गति करते हैं, पौधों में वृद्धि होती है, तो और पौधे के जड़ जो होते हैं वो जमीन के नीचे की ओर बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पौधों में तो गति है, स्टिमुलस है पौधों में, लेकिन ये होता कैसे है जब उनमें कोई सिस्टम नहीं है, उनके पास पेशीय तंत्र नहीं है, तो आखिर सब होता कैसे है? तो सबसे पहले हम बात करें पौधों में गति। तो पौधों में जो गति होती है वो दो तरह की होती है। एक वो गति जो वृद्धि आधारित होती है, जो कि पौधों के ग्रोथ पे डिपेंड करता है, वो गति, और एक वो गति जो पौधों में वृद्धि पे आधारित नहीं होती है। तो हम पहले उस गति की बात करें जो वृद्धि आधारित नहीं होती है ना। फर्स्ट जो गति है पौधों में वो वृद्धि आधारित नहीं होती है, ठीक है। तो वृद्धि आधारित नहीं होती है तो उस तरह का गति किन पौधों में पाया जाता है? तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है छुई मुई का पौधा। छुई मुई एक ऐसा पौधा है, छुई मुई का पौधा, जिसको कि हमको तो नहीं लगता कि कोई ऐसा बच्चा होगा जो इस पौधे को नहीं देखा होगा। आप छुई मुई के पौधे को अगर आपने देखा होगा तो आप देखते होंगे कि छुई मुई के पौधे के अगर एक हिस्से को टच कर दिया जाए तो आप देखेंगे कि जहाँ पे आप स्पर्श कर रहे हैं उसके सिर्फ वही जगह नहीं बल्कि पूरा पौधा, पत्तियां, आसपास की सारी पत्तियां सिकुड़ जाती है और वो सिकुड़ के झुक जाती है। तो ऐसा महसूस होता है जैसे वो स्पर्श मात्र को पहचान गई है और इससे वो शर्मा गई है। तो इसमें यहाँ पे एक बात सोचने लायक है, जब हम लोग शुरू से ही बोल रहे हैं कि पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं है, कोई पेशी तंत्र नहीं है, तो आखिर ये इस स्पर्श को पौधा महसूस कैसे करता है? आखिरकार ये स्पर्श पौधा कैसे पहचान पाए? क्योंकि स्पर्श तो बाहरी उद्दीपन है, बाहर से किया जाने वाला स्टिमुलस है, तो उसको पौधा कैसे आइडेंटिफाई करता है भाई जब उसके पास सिस्टम नहीं है? तो यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूंगी कि पौधे जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल यानी विद्युत रसायन का प्रवाह होता है, विद्युत रसायन उत्पन्न होता है जिसके द्वारा कि संसूचन को महसूस, मतलब वो संसूचन जो बाहरी उद्दीपन है उसका संसूचन कर पाते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। मतलब कहने का मतलब जो टच है, लाजवंती का पौधा को जो छुआ गया, इस छूने को महसूस करने की जो क्रिया है इसके द्वारा उत्पादित किए गए इन्हीं विद्युत रसायन के द्वारा इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। अब यहाँ पे एक बात है कि ये जो विद्युत रसायन जो होता है तो पौधों के पास देखिए, जैसे जंतु का जो तंत्रिका तंत्र होता है उसका अपना, उसके पास एक पूरा सिस्टम है, तंत्रिका कोशिका है, एक स्पेशलाइज्ड कोशिका उसके पास है, तंत्रिका कोशिका, जिससे कि सूचनाओं का संवहन हो रहा है। उसके अलावा
उसके पास प्रोटीन मौजूद है, उसके पेशियों में प्रोटीन, स्पेशल प्रोटीन मौजूद है। तो कहने का मतलब कि उसके पास इस तरह की कोशिकाएं मौजूद हैं जो इस तरह के कार्यों में संलिप्त है और इस तरह के कार्य को कर रही हैं, इन सूचनाओं के संवहन में सहायक है। लेकिन पौधों के पास तो इस तरह का कोई स्पेशलाइज्ड सेल है नहीं, कोई ऐसी विशेष कोशिका मौजूद नहीं है जिससे कि सूचनाओं का संसूचन हो सके, उनकी कोशिकाएं एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक जा सके। आखिर ये पौधों में होता कैसे है? लाजवंती का पौधा एक जगह हम छू रहे हैं और उसका दूसरा पार्ट मुरझा के नीचे झुक जा रहा है, तो ये आखिर हो कैसे रहा है? क्या मतलब किस तरीके से? तो देखिए, पौधों में होता क्या है, ये जो संसूचन का जो प्रवाह है पौधों में एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक, उनकी कोशिकाओं में उपस्थित जल की मात्रा पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब, जब कोशिकाओं में जल अंदर जाता है तो ये कोशिकाएं फूल जाती हैं, और जब जल उनसे निष्कासित हो जाता है तो वो सिकुड़ जाती है। तो बस इसी जल की मात्रा पे ये लाजवंती के पौधे का संसूचन डिपेंड कर रहा है, और इस बाहरी उद्दीपन स्पर्श को ये महसूस कर पा रहा है ना। तो इस तरह से दो कारक हो गया, एक तो हो गया कि ये विद्युत रसायन उत्पादित हो रहा है उसके द्वारा, और दूसरा पौधों की कोशिकाओं में जो जल उपस्थित है उसके द्वारा भी सूचनाओं का संसूचन हो रहा है, यानी कि उद्दीपन का संसूचन हो रहा है। तो ये तो थी वैसी गति जो वृद्धि आधारित नहीं थी पौधों की। अब हम बात करें वृद्धि आधारित गति की। चूंकि जब हम यहाँ पे पौधों में समन्वय की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि पौधों का ये समन्वय किस तरीके का होता है। तो पौधों का ये जो समन्वय है उसकी गति से रिलेटेड होगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किससे रिलेटेड है, तो किसी भी जीव की गति से रिलेटेड है। तो पौधे तो चूंकि कांस्टेंट है, तो उनका जो गति, जिस तरह की गति उसमें पाई जाएगी, उसी के समन्वय के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसीलिए पौधों का जो गति है वो पहला गति कैसा हो गया, जो उसकी वृद्धि आधारित नहीं होती है, यानी उद्दीपन के लिए जो तत्काल अनुक्रिया होता है उसमें, यानी जो एक्सटर्नल स्टिमुलस जैसे टच, इसके लिए जो तुरंत जो रिएक्शन देता है उस तरह की गति। और दूसरा हो गया पौधों की वृद्धि आधारित गति। वृद्धि आधारित गति की अगर हम बात करें, तो वृद्धि आधारित गति का मतलब एकदम साफ क्लियर, वो गति जो पौधों की वृद्धि के कारण हो रहा है ना। तो पौधों की वृद्धि के कारण कौन कौन से गति हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो हम एक उदाहरण लें, वो पौधे जो प्रतान से बढ़ते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो लताएं होती हैं, बेल होती हैं, उसमें प्रतान पाए जाते हैं। तो ये जो प्रतान जो होते हैं टेंड्रिल्स, जैसे कि आपने बहुत सारे पौधे, मटर का पौधा, सेम का पौधा, या इस तरह की वो बेल और लताएं जो कि ऊपर की ओर चढ़ती है या किसी वस्तु में चिपकती हुई ऊपर की ओर जाती हैं, उसको जब आपने देखा होगा तो आपने क्या देखा होगा कि उसमें एक बाल जैसा स्ट्रक्चर, टेंड्रिल लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, जिसको कि प्रतान कहते हैं। ये प्रतान जब किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो क्या करता है, उस वस्तु से वो चिपक जाता है। तो वहां पे हम क्या देखते हैं कि जो पौधे का वो हिस्सा, कहने का मतलब प्रतान, जो कि वस्तु के संपर्क में है, उसमें वृद्धि नहीं होती है, कम होती है। जबकि वो पौधे का वो हिस्सा जो वस्तु से दूर है, उसमें तेजी से वृद्धि होती है, जिसके चलते पौधों में गति महसूस होती है। लगता है जैसे पौधे बढ़ रहे हैं, गति कर रहे हैं, है ना। तो ये जो गति है पौधे की, ये गति जो प्रतान के चलते है, ये पौधे की वृद्धि आधारित गति का एक उदाहरण है। इसके अलावा हम सीड के जर्मिनेशन को ले सकते हैं। सीड मतलब बीज का जो अंकुरण होता है, बड़ा कभी कभी बच्चे इसको घर में करके देखे भी होंगे, अगर नहीं देखा तो आप देखना कभी। कोई सीड जब अंकुरित होता है, बीज जब अंकुरित होता है, तो आप देखेंगे कि बीज के अंकुरण के साथ क्या होगा। जैसे हम एक बीज ले लें, चलिएगा, ठीक है। बीज के अंकुरण के साथ यूं होगा कि जो इसका जड़ है, जड़ वाला हिस्सा है, वो हमेशा नीचे की ओर ग्रो कर जाएगा, राइट, नीचे की ओर ग्रो कर जाएगा। और जो इसका तने वाला हिस्सा है, जिसमें कि लिप्स आने हैं, वो आप देखेंगे ऊपर की ओर ग्रो करेगा। कोई भी बीज अंकुरित होता है तो उसमें ये गुण पाया ही जाता है
कि जो उसका जड़ का हिस्सा है वो हमेशा नीचे की ओर अंकुरित होगा, तना जो उसका तना का हिस्सा है वो हमेशा ऊपर की ओर अंकुरित होगा। तो ये भी वृद्धि आधारित गति है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये निश्चित है कि जड़ हमेशा नीचे की ओर जाएगा, तना हमेशा ऊपर की ओर जाएगा। तो ये भी पौधों की वृद्धि के चलते होने वाली गति का एक उदाहरण है। तो इस तरह से पौधों में इस तरह की गतियां जो कि दिशा किसी निश्चित डायरेक्शन में होती है, किसी निश्चित दिशा में होती है, वो अनुवर्तन कहलाती है। ठीक है, तो निश्चित दिशा में जो होने वाली जो गति है उसको हम क्या कहेंगे? अनुवर्तन। अनुवर्तन कहेंगे। अब ये निश्चित दिशा में होने वाली गतियों की अगर हम बात करें तो ये पौधों में किस तरीके से होता है और इसके क्या प्रकार है, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो निश्चित दिशा में होने वाली गतियों की अगर हम बात करें, यानी अनुवर्तन की बात करें, तो पौधों में कई एक तरह के अनुवर्तन पाए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं अनुवर्तन। अनुवर्तन मतलब दिशा आधारित गति, है ना? वो गति, पौधों की वो गति जो दिशा आधारित गति है। दिशा आधारित गति मतलब कि ये डायरेक्शनल है, इसका डायरेक्शन फिक्स है कि उसी डायरेक्शन में ये गति होगा। तो इसके उदाहरण क्या क्या है? तो इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन, ठीक है। प्रकाशानुवर्तन का मतलब पौधों की वो गति जो उसके प्रकाश के चलते होती है। आप देखते हैं कि पौधों को अगर ऐसी जगह पर रख दिया जाए जहां थोड़ा सा लाइट आता हो, तो आप कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि पौधों की जो गति है वो प्रकाश की ओर, जिस तरह से लाइट आ रहा है उस सब उसमें वृद्धि ज्यादा है। तो क्या है? ये डायरेक्शनल गति है, ये डायरेक्शन में गति कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ उसका तना स्टेम जो है प्रकाश की ओर गति करेगा, वृद्धि करेगा, वही जड़ जो है प्रकाश से दूर जाएगा, लाइट से दूर जाएगा। तो इस तरह का ये तने और जड़ की जो गति है, ये प्रकाशा या उसमें जो अनुवर्तन है, ये प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। ठीक है। इसका दूसरा मतलब ये प्रकाश के कारण होने वाला अनुवर्तन है, लाइट के चलते, है ना। इसमें जो बाहरी जो कारक हो गया जिसके चलते ये अनुवर्तन हो रहा है, वो क्या हो गया? लाइट हो गया। फिर दूसरा प्रकाशानुवर्तन के बाद दूसरा है गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन, राइट। गुरुत्वानुवर्तन कहने का मतलब वो गति जो गुरुत्वाकर्षण बल के चलते हो रहा है। अब पौधों में गुरुत्वाकर्षण के चलते होने वाला अनुवर्तन क्या है? तो अभी जैसे मैंने आपको बताया बीज का अंकुरित होना, जब बीज अंकुरित होता है तो उसका जड़ हमेशा गुरुत्वाकर्षण की ओर गति करता है, गुरुत्वाकर्षण की ओर जाता है, जबकि उसका जो तना होता है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत गति करता है। और ये आप सीड को किसी भी कंडीशन में जर्मिनेट करो, अंकुरित करो, ये गुण बरकरार रहेगा पौधे का। तो ये जो गति है, ये जो अनुवर्तन है जो गुरुत्वाकर्षण बल के चलते हैं, उसको गुरुत्वानुवर्तन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर तीसरा जो प्रकार है उसको बोलेंगे जलानुवर्तन। तो यहाँ पे ध्यान देने का बात यह है कि पौधे के किस पार्ट में अनुवर्तन हो रहा है ना। प्रकाशानुवर्तन, जड़ भी अफेक्टेड है, तना भी अफेक्टेड है। प्रकाश के विपरीत दिशा में जड़ की गति होती है, प्रकाश के दिशा में तने की गति होती है। ठीक है। गुरुत्वानुवर्तन यहाँ पर उलट जाता है, जो पौधे का जड़ होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल की ओर गति करता है, जबकि तना जो होता है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत गति करता है। कहने का मतलब यहाँ पर अगर ध्यान दें तो प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन एक दूसरे के विपरीत पौधे में गुण शो कर रहा है ना। और फिर उसके बाद जलानुवर्तन। जलानुवर्तन क्या है? जल के चलते होने वाली जो गति है, मतलब जल के कारण जो अनुवर्तन है। तो जल के कारण अनुवर्तन किसमें पाया जाता है? तो पौधों के जड़ों में। पौधों की जो जड़ें होती हैं उसका मुख्य काम जल का अवशोषण है, तो नेचुरल सी बात है वो जल की ओर गति करेंगे, है ना। तो पौधों का जो
जड़ होता है वो जल की ओर वृद्धि करता है, यानी उसमें जल की ओर गति होती है, ये जलानुवर्तन कहलाता है। फिर चौथा एग्जाम्पल अनुवर्तन का रसायनानुवर्तन। तो रसायनानुवर्तन का मतलब क्या हो गया? पौधों के किसी भाग में रसायन के चलते होने वाली गति, यानी केमिकल से रिलेटेड जो मूवमेंट है पौधे में, वो रसायनानुवर्तन कहलाएगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे अच्छा उदाहरण है पराग नलिका का। पराग नलिका कहाँ पाया जाता है? नलिका का बीजांड की ओर गति, बीजांड की ओर गति। तो देखिए, ये जो पराग नलिका का बीजांड की ओर गति का जो उदाहरण मैं दे रही हूँ रसायनानुवर्तन में, ये पौधों के जनन से रिलेटेड है। पौधों में जब फ्यूजन होता है, मतलब उसका परागकण और उसके बीजांड के बीच जब संसेचन होता है, तो वहां पर परागकण जो होता है उसकी नलिका की जो गति होती है बीजांड की ओर, ताकि उससे पराग निकल के बीजांड में जा सके और उनका मतलब वो आपस में मिल सके, फ्यूजन हो सके। तो ये जो गति है परागकण के नलिका का बीजांड की ओर, ये केमिकल, इस तरह से जो ये परागकण की नलिका की जो गति है रसायन के चलते होने वाली गति है। तो ये हो गया पौधों में पाया जाने वाला अनुवर्तन, मतलब डायरेक्शनल मूवमेंट। तो इस तरह से पौधों की गति के बारे में हम लोग जान रहे हैं। अब ये समन्वय, तो अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि जो जीवों का जो समन्वय है वो एक सिस्टमेटिक पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टमेटिक वे में तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कि हमारा ब्रेन, स्पाइनल कोड जैसे अंग सम्मिलित हैं, उनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए, उनका नियंत्रण एवं समन्वय के लिए। लेकिन पौधों में तो इस तरह का कोई सिस्टम है नहीं पेशीय तंत्र है जो कि इसके स्पर्श को डायरेक्ट महसूस कर सके, जहाँ की कोई रिसेप्टर मौजूद हो जो कि इनके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करे। तो फिर बात ये उठती है कि पौधों में यह होता कैसे है? तो पौधों में ये जो क्रिया है कंट्रोल का, समन्वय का, ये उनके द्वारा रसायन उत्पादित किया जाता है, पौधों के द्वारा केमिकल जनरेट किया जाता है। और ये जो रसायन होता है पौधों के सभी कोशिकाओं तक, ऐसा नहीं है कि जहाँ पे उत्पत्ति हो रहा है सिर्फ वहीं पे, पौधों के सभी कोशिकाओं तक ये रसायन पहुंच सकता है। और पहुंचने के बाद हर एक पौधे का जो हर एक कोशिका है वहां पे अपना एक्शन कर सकता है। अब इसके विपरीत हम अब जब जंतु तंत्रिका कोशिका तंत्र को याद करें तो इस चीज को हम याद करते हैं तो हमें ये बात समझ में आती है कि जो जंतु में जो तंत्रिका तंत्र में जो संवहन हो रहा है सूचनाओं का, उसमें सूचनाएं सिर्फ उन्हीं कोशिकाओं को मिलती हैं जो नर्वस टिश्यू यानी नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है। हमारा जो तंत्रिका तंत्र है उससे जुड़े हुए कोशिकाओं तक ही सूचनाएं जाती हैं, बाकी अदर कोशिकाओं को नहीं जाती। ऐसा नहीं है कि एक जगह से सूचना संवाहित हो रहा है तो पूरे सिस्टम में हर एक शरीर के हर एक सेल को वो सूचना मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ उन्हीं कोशिकाओं तक की सूचनाएं जाएंगी जो कि नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र से कनेक्टेड है। ठीक है। उसके अलावा ये भी बात है कि उसमें जो सूचना, जो जीवों में जो तंत्र, जो विद्युत आवेग के द्वारा जो सूचनाओं का संवहन हो रहा है वो एक विशेष कोशिका में हो रहा है। और विशेष कोशिका में एक बार सूचना को प्रवाहित होने के लिए, मतलब एक बार अगर एक कोशिका में विद्युत आवेग जनरेट हो गया तो फिर तो ऐसा नहीं है कि फिर वो सूचना उस पर वापस आएगा, वो एक बार जाने के बाद अगली सूचना तक आने में समय लगेगा। ठीक है। लेकिन पौधों में इस तरह की बात नहीं है। पौधों में जो रसायन उत्पन्न हो रहा है, जो इनके समन्वय को कंट्रोल कर रहा है, वो पौधों के सभी कोशिकाओं तक एक बहुत ही आसान प्रक्रिया विसरण के द्वारा प्रदान कर दी जाती है, जिससे कि पौधे का सारा सेल उस समन्वय में सम्मिलित हो जाता है। ठीक है। उसके अलावा हम मतलब इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो पौधों में जो केमिकल का संश्लेषण हो रहा है उनका क्रिया क्षेत्र दूर होता है, जहाँ पे वो उत्पादित हो रहे हैं उससे उनका क्रिया क्षेत्र दूर होता है और उस
क्षेत्र तक पहुंचने के लिए ये पौधों की कोशिकाओं से विचलित होते हुए वहां तक जाते हैं। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में विचलन, दूसरी कोशिका तीसरी, तो इस तरह से उस केमिकल का प्रभाव हो जाता है। तो ये जो केमिकल, जिसका रसायन जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि पौधों में सूचनाओं के संवहन के लिए उत्पादित होता है, ये हार्मोन कहलाता है, जिसको हम लोग पादप हार्मोन कहते हैं, है ना। अब हम लोग आगे पादप हार्मोन के बारे में पढ़ें कि पादप हार्मोन क्या होता है। तो जो रसायन जो प्रवाहित हो रही है वो पादप हार्मोन कहलाते हैं, ठीक है। पादप हार्मोन, राइट। अब आई बात समझ में। जब मैंने तंत्रिका यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट किया था, मैंने बताया था दो तरह के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होते हैं। एक तो जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा कंट्रोल होता है, और दूसरा हार्मोन के द्वारा कंट्रोल जो समन्वय होता है वो। तो पौधों में जो कंट्रोल जो समन्वय पाया जाता है वो हार्मोन आधारित होता है ना। पौधों के पास अपना कोई विशेष तंत्र समन्वय के लिए नहीं होता है, उसका समन्वय हमेशा हार्मोन के द्वारा किया जाता है। तो जब पादप हार्मोन की बात करें कि उसमें जब केमिकल का जनरेशन, एक रसायन बन रहा है, तो इसके बारे में जब बात करें तो पौधों में जो ये रसायन होता है दो तरह का होता है, ठीक है। पहला जो होता है रसायन वो वृद्धि संवर्धक होता है, यानी कि दो तरह के हार्मोन होते हैं इसमें, वृद्धि संवर्धक। वृद्धि संवर्धक कहने का मतलब, वृद्धि संवर्धक कहने का मतलब वो रसायन, वो हार्मोन जो पौधों की ग्रोथ में सहायक हो रहा है। तो इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा हो जाएगा। वृद्धि संवर्धक हार्मोन होता है, इसमें पहला जो एग्जाम्पल है हार्मोन का वो है ऑक्सिन। इसको ऑक्सिन, हिंदी में ऑक्सिन, इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सिन, राइट। ऑक्सिन हार्मोन। अब इसका क्या काम है। अब जैसे कि मैं बता रही हूँ कि वृद्धि संवर्धक हार्मोन है, कहने का मतलब जो वृद्धि में सहायक होता है। तो इसका जो मेन काम है ये सेल इलोंगेशन, यानी कि कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है। इसका मुख्य कार्य हो जाता है क्या, कोशिकाओं की वृद्धि में ये सहायक होता है। अब कोशिकाओं में वृद्धि का मतलब समझ रहे हैं आप। कोशिकाओं में वृद्धि, कोशिकाओं में वृद्धि का मतलब ये पौधों की ग्रोथ से रिलेटेड है। पौधों का जो लंबाई बढ़ेगा वो ऑक्सीजन पे डिपेंड करेगा। जैसा ऑक्सीजन सीक्रेट होगा उस हिसाब से पौधों की लंबाई बढ़ेगी। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं बताती हूँ कि कोई पौधा जब लाइट में, प्रकाश में रखा जाता है तो आप देखेंगे कि वो प्रकाश की ओर गति करता है। तो ऐसा क्या है कि मतलब पौधे को प्रकाश समझ में आ रहा है क्या। उसके पास तो कोई सेंसेशनल ऑर्गन नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे कि वो प्रकाश को समझ सकता है। तो नहीं, यहाँ पे होता क्या है कि जो ये ऑक्सिन नामक जो हार्मोन पौधों में होता है ये थोड़ा सा शर्मीला हार्मोन है। ये प्रकाश से दूर भागने वाला हार्मोन है ना। तो एक आप यहाँ पे जैसे इसको समझने की कोशिश करिए कि एक पौधा है, ठीक है, ये हार्मोन है। अब पौधा को ऐसी जगह रख दिया गया जहाँ लाइट आ रहा है, ठीक है। अब ये इसके सारे पार्ट में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है, लाइट से शर्माने वाला। इस तरफ से अगर लाइट आ रहा है और लाइट से शर्माने वाला पार्ट है तो क्या होगा, इसका जो ऑक्सीजन होगा पौधे का वो इस पार्ट में चलाएगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन जिस तरफ ज्यादा रहेगा उस तरफ वृद्धि ज्यादा होगी। तो पौधे के इस पार्ट में वृद्धि ज्यादा होगी तो क्या होगा, पौधा ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस ओर वृद्धि हो रही है ज्यादा, तो पौधा इस ओर वृद्धि के चलते पौधा आगे की ओर झुक जाएगा। ये क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजन प्रकाश से दूर उसके विपरीत दिशा में चला गया, जिसके चलते पौधों की वृद्धि विपरीत दिशा की ओर ज्यादा हुई और पौधे प्रकाश की ओर झुक गए, जिससे लगा कि पौधे प्रकाश की ओर गति कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए जो ऑक्सीजन नामक जो हार्मोन है ये पौधों की वृद्धि के लिए, यानी उसका वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका जो मुख्य कार्य है, मुख्य कार्यों में मैं आपको बता देती हूँ, जल्दी इसको आप नोट करें। ऑक्सीजन का मुख्य कार्य क्या क्या हो गया, ग्रोथ टू मैच्योरिटी, मतलब पौधों के बड़े होने तक की वृद्धि को जो होता है वो ऑक्सीजन कंट्रोल करता है।
दूसरा जो होता है फ्लावरिंग, पौधों में फूलों के खिलने का जो होता है प्रोसेस, वो ऑक्सीजन के द्वारा कंट्रोल होता है। उसके अलावा फ्रूट का डेवलपमेंट, फल का जो वृद्धि होता है वो भी ऑक्सीजन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब हम दूसरे हार्मोन की बात करें। दूसरा हार्मोन क्या है, जिसको हम लोग बोलेंगे जिबरेलिन। दूसरा हार्मोन जिबरेलिन। जिबरेलिन हार्मोन का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी ग्रोथ प्रमोटर है। कहने का मतलब वृद्धि संवर्धक हार्मोन है, जो कि पौधों की ग्रोथ में सहायक होता है। तो जिबरेलिन क्या करता है, जहां आप ऑक्सीजन के बारे में मैंने क्या बताया, सेल इलोंगेशन, कोशिका के वृद्धि में सहायक होता है, वहीं जिबरेलिन जो होता है स्टेम इलोंगेशन, यानी पौधों के तना का वृद्धि करता है, पौधों के तने में वृद्धि करने में सहायक होता है। और इसके मुख्य कार्यों में आप नोट कर सकते हैं, जिबरेलिन का जो मुख्य कार्य होता है, पहला जर्मिनेशन, जो सीड में जो अंकुरन होता है वो जिबरेलिन के चलते होता है, जिबरेलिन हार्मोन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर मैच्योरिटी मतलब ग्रोथ, जो पौधों की वृद्धि है वो तो जिबरेलिन करता ही करता है ऑक्सीजन के साथ मिलके। और फिर फ्लावरिंग का भी काम करता है, पौधों के फ्लावरिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल, यानी कि पौधों में फूलों के खिलने के लिए। और फ्रूट डेवलपमेंट, मोटा मोटी इसका काम और ऑक्सीजन का काम लगभग बराबर है, बस अंतर सिर्फ इतना है कि ऑक्सीजन जो होता है वो कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है, और जिबरेलिन जो होता है वो तने की वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा हार्मोन है उसको हम लोग कहते हैं साइटोकिनिन, साइटोकाइनिन। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि सारे वर्ड को हिंदी में कर पाना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि साइंस के वर्ड्स इंग्लिश में ज्यादा इजी होते हैं रिमेम्बर करने में, लिखने में, और हिंदी में कन्वर्ट करने में उनका उच्चारण बदल जाता है कभी कभी। साइटोकाइनिन, ठीक है, साइटोकाइनिन, साइटो, अगर इसको आप इंग्लिश में लिखेंगे साइटोकाइनिन, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक साइटो है एक काइनिन है। साइटो का मतलब सेल होता है, काइनिन का मतलब डिवीजन होता है, यानी प्लांट में ये जो हार्मोन है ये सेल डिवीजन, कोशिकाओं के विभाजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक तरह से ये भी ग्रोथ के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है, कोशिकाओं में विभाजन को प्रमोट करेगा तो वृद्धि होगी, पौधों में ग्रोथ होएगा, है ना। तो इस तरह से साइटोकाइनिन का जो मुख्य काम है वो भी लगभग ऑक्सीजन से ही मिलता जुलता है। ग्रोथ, वृद्धि, फ्लावरिंग, फ्रूट डेवलपमेंट, ये सारे साइटोकाइनिन हार्मोन का मुख्य कार्य है। ठीक है, उसके बाद जो ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे, अभी जहां हम लोगों ने पादप हार्मोन का वृद्धि संवर्धक हार्मोन के बारे में जाना, वहीं पे इसके अगले चरण में जिस हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे वो हो जाएगा वृद्धि अवरोधक हार्मोन। दूसरा कौन सा, तो वृद्धि अवरोधक हार्मोन। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा हार्मोन है, वृद्धि अवरोधक, जहां हम इसके पहले पढ़ रहे थे वृद्धि को सपोर्ट करने वाला हार्मोन, वही वृद्धि अवरोधक जो है वो वृद्धि को कम करता है, प्लांट के ग्रोथ को रोकता है। ठीक है, जैसा कि आपको नाम से क्लियर हो रहा है, उसका अवरोधक, उसको रोकने वाला। तो इसमें दो तरह के हार्मोन होते हैं। वृद्धि अवरोधक हार्मोन का पहला जो टाइप होता है वो होता है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। इसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसिक अम्ल, या इसको शॉर्टकट में बोलते हैं ADA, राइट। इसका मुख्य कार्य क्या है, जैसा कि हम जान रहे हैं कि ग्रोथ इनहिबिटर है, यानी वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। तो इसके कार्य पे अगर हम गौर करें एब्सिसिक एसिड पे, तो इसका जो मुख्य कार्य होता है पत्तों का झड़ना, जो पौधे के पत्ते को कब झड़ना है, किस अवस्था में झड़ना है, ये इसी हार्मोन पर डिपेंड करता है। यही हार्मोन जानता है कि पौधों के पत्तों को कब गिराना है। ठीक है, दूसरा सीड डोरमेंसी, मतलब कि जो कब बीज को अंकुरित होना है,
ये निर्णय भी यही हार्मोन लेता है। कब तक, मतलब सीड को, बीज को ये बोल के रखना कि नहीं अभी तुम आराम से बैठे रहो, अभी तुम्हारे लिए कोई ऐसा कंडीशन नहीं आया है कि तुम अंकुरित हो सको, तुम्हारे लिए उस तरह का सिचुएशन आने पे तुम अंकुरित हो ना, ये बताने का काम यही हार्मोन करता है, एब्सिसिक एसिड। तो दो मुख्य कार्य हो गए, एक तो पौधों के पत्तों को झड़ने को ये कंट्रोल करता है, और दूसरा जो बीज है उसके अंकुरन की स्थिति को बताता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा हार्मोन है उसको हम लोग बोलेंगे एथिलीन। एथिलीन अम्ल एथिलीन, ठीक है। एथिलीन का मुख्य कार्य क्या है? ये भी ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है, मतलब कि जो वृद्धि का अवरोधक हार्मोन है। तो इसका मुख्य कार्य में से क्या क्या है? तो देखिए, एथिलीन में फ्लावरिंग, पौधों के फूलों के खिलने को कंट्रोल करता है। उसके अलावा फ्रूट डेवलपमेंट में एथिलीन का मुख्य काम है कि ये फलों के पकने से संबंधित होता है, ये फलों के पकने में सहायक होता है। ठीक है, फलों को पकाता है, तो फ्रूट डेवलपमेंट में भी ये यानी कि फल की वृद्धि में भी सहायक है। उसके अलावा पत्तों के झड़ने में भी इसका रोल होता है, पत्ते के झड़ने में भी ये हार्मोन समन्वय करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो केमिकल जो हार्मोन मैंने बताया दो तरह के, वृद्धि संवर्धक और वृद्धि अवरोधक, ये अपने कार्यों के द्वारा, जो प्रोसेस मैंने बताया कि सिंपल विसरण के विधि के द्वारा पौधों में जहां इनका उत्पत्ति हो रहा है, उसके अलावा ये पौधों के सभी कोशिकाओं तक पहुंच के अपना समन्वय करते हैं, और इस तरह से पौधों में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है बिना किसी सिस्टम के हुए। ठीक है, तो इस तरह से पौधों में समन्वय का टॉपिक अभी आज खत्म हुआ। इसके बाद में अगले चैप्टर में ह्यूमन हार्मोनल सिस्टम के बारे में आपको बताऊंगी मैं। थैंक यू।